बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 8 Assalamualaikum. I hope all of you will be fine. The previous lecture you have learned about the force, motion and inertia. पिछले टॉपिक में हमने फोर्स, मोशन और इनर्शिया के बारे में पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, कुव्वत लगाते हैं, तो कोई भी चीज़ हम रेस्ट से मोशन मिला सकते हैं या मोशन से रेस्ट मिला सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ पे कुव्वत नहीं लगाएंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो चीज़ वहीं पड़ी रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, कोई कुव्वत नहीं लगाते। अगर एक किताब है वो टेबल पर पड़ी हुई है, उस पर हम कुव्वत ना लगाएं, फोर्स ना लगाएं, तो वो सालों साल वहीं पर पड़ी रहेगी। तो उसमें अगर हम कुव्वत लगाएंगे और हमारा पावर यूज़ होगा, हमारा पावर जो है वो इस्तेमाल होगा, तो वो जो है फोर्स कहलाता है। जब फोर्स लगेगी तो मोशन खुद ब खुद पैदा होगा। और हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा है, इनर्शिया इसमें क्रिएट होगा। इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी को बयान करता है। सो टुडे वी विल डिस्कस द लीनियर मोमेंटम। पहले हम मोमेंटम को डिस्कस करते हैं कि मोमेंटम हमारे पास है क्या। मोमेंटम हम रफ्तार को कहते हैं, किसी भी बॉडी की रफ्तार को मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी दो चीज़ों की प्रोडक्ट से हमारे पास मोमेंटम बनता है। मोमेंटम कैसे बनता है? हमारे पास मास और वेलोसिटी से बनता है। जिसका हमारे पास मास हो और वेलोसिटी हो, और मोमेंटम में हमारे पास डायरेक्शन बताई जाती है क्योंकि इसमें हमारे पास वेलोसिटी मौजूद है। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं? मोमेंटम इज़ इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास। मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम निकल आता है। मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट हमारे पास किलोग्राम पर मीटर सेकंड है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या है? लकीरी रफ्तार को कहते हैं। लकीरी रफ्तार हमारे पास लीनियर मोमेंटम कहलाती है। द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में मौजूद क्वांटिटी ऑफ मोशन को मोमेंटम कहते हैं। पहले आते हैं हमारे पास लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी में जो हरकत की मिकदार होती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है। प्रेजेंट इन अ बॉडी, हमारे पास जो मौजूद है बॉडी में, किसी भी बॉडी में पाई जाने वाली क्वांटिटी ऑफ मोशन को ये मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है हमारे पास, तो वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम कहलाता है। अगर मास है और वेलोसिटी है, इससे हमारे पास कोई प्रोडक्ट बने तो वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम कहलाता है। अगर हमारे पास किसी की रफ्तार कम है, अगर मास है, मास जो है वो हमारे पास ज़्यादा है और वेलोसिटी हमारे पास कम है, तब हमारे पास मोमेंटम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हमारे पास मास कम है और वेलोसिटी ज़्यादा है, तो तब भी हमारे पास लीनियर मोमेंटम जो है वो ज़्यादा ही होगी। दोनों में से किसी भी चीज़ का हमारे पास मास ज़्यादा हो, चाहे वो मास का हो या वेलोसिटी का हो, तब हमारे पास मोमेंटम ज़्यादा होगी। चाहे दोनों में से एक का ज़्यादा हो, हमारे पास वो कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, हमारे पास मास है, उसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है और वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा यूनिट है हमारे पास लीनियर मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। अगर हम लीनियर मोमेंटम को निकालें तो हमारे पास किसके बराबर है? लीनियर मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड की है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका दूसरा यूनिट हमारे पास न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर भी आता है। हमारे पास पर सेकंड, न्यूटन पर सेकंड भी आता है। अगर हम इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये सेकंड और ये सेकंड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये सेकंड वापस जो है मल्टीप्लाई बाय इधर सेकंड जो है हमारे पास वापस आ जाएगा। तो इसको हम न्यूटन पर सेकंड भी कह सकते हैं। मैथ्स के रूल के मुताबिक जब भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो वो 1 के बराबर होता है। अगर 1 को मैं किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता।
नेचर में हमारे पास जो है इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास जो है लीनियर मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें हमारे पास डायरेक्शन बताई जाती है, वेलोसिटी मौजूद है, इस वजह से। अच्छा, हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसको डिराइव करने के लिए। एक हमारे पास आ सकता है शो दैट F इज इक्वल टू डेल P डिवाइड बाय T, मतलब लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू फोर्स, ये इस फोर्स के बराबर है। या हमारे पास इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसको डिराइव करें, शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। हमारे पास जो है इस पे जो है इस बॉडी पे इक्वल्स जो है वो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और वो अपना रेट जो है वो चेंज कर रहा है। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम इसको आगे लेके चलेंगे, इसको आगे प्रूफ करेंगे। तो हम कहते हैं कि फोर्स हमारे पास बराबर है मास और एक्सेलरेशन के। अगर मास और एक्सेलरेशन के बराबर है, मास को जब हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फोर्स निकलता है। लेकिन हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम के बराबर है। तो हम इन दो इक्वेशंस को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू m अपनी जगह पर आ गया और ये जो है पूरा यहाँ पर आ गया, हमने लिख लिया। m को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो mvf माइनस mvi डिवाइड बाई टी आ जाएगा। इसको हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो फोर्स हमारे पास, इसको हम साथ कर लें तो डेल पी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम के बराबर है। तो हैंस इट इज़ प्रूफ, हमने प्रूफ किया दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जो हमारे पास इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है इस बॉडी पे और वो जो अपना रेट चेंज कर रही है, लीनियर मोमेंटम अपना रेट चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, इज इक्वल टू फोर्स जब हमारे पास फोर्स लगती है। एग्जाम्पल है 3.3 मोमेंटम ऑफ एयर गन शॉट। हमारे पास एक आयरन शॉट का मास है, एक आयरन गन है जिसका मास जो है हमारे पास 6 ग्राम दिया गया है और उससे जो फायर निकलती है उसकी वेलोसिटी मतलब रफ्तार, कितनी रफ्तार से निकलती है? वो 62 मीटर पर सेकंड से निकलती है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम? तो इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो गिवन में हमारे पास मास इतना दिया है जिसको हम किलोग्राम में चेंज करते हैं, 100 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है 0.006 आता है और वेलोसिटी हमें इतनी दी गई है। मैग्नीट्यूड हमारे पास मोमेंटम का इतना दिया गया है। मास को हमने किलोग्राम में क्यों चेंज किया? किलोग्राम में चेंज इसलिए किया क्योंकि हमारे पास उसका मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो इस वजह से हमने इसको किलोग्राम में चेंज किया। तो हम किस तरह करते हैं? हम मोमेंटम का फार्मूला लिखते हैं कि P इज इक्वल टू mv। वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन को शो करती है तो इस वजह से मोमेंटम भी हमारे पास डायरेक्शन को शो करेगी। तो हमने कहा था कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मोमेंटम कहलाएगा। तो मास हमारे पास इतना दिया गया है और वेलोसिटी हमारे पास इतनी दी गई है। इसको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतना मोमेंटम निकल आएगा। हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं और अगर ये ना लिखे तो इसका दूसरा यूनिट न्यूटन सेकंड है। जो हम दोनों में से कोई भी लिखें तो हमारे पास आंसर सही आता है। अगला है हमारे पास फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, जो मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया है। आप लोगों ने जो है पीछे से करना है, जो मैंने आपको जिस तरह बताया है आप लोगों ने वैसे ही करना है। हमें एक कार का मास दिया गया है। एग्जाम्पल 3.4 की तरफ आते हैं। गिवन मास दिया गया है कार का, वो इतना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास इतनी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास इतना दी गई है। टाइम इंटरवल डिफॉर्मिंग हमारे पास जो अंदर जो है वो मतलब जो काम हुआ है इख्तिराती, जो हमारे पास इख्तिराती है वो हमारे पास इतना है। टाइम इंटरवल रिजिड का मतलब सख्त, जो हमारे पास अंदर टाइम इंटरवल दिया गया है सख्त वक्त में हमारे पास टाइम जो है वो चेंज होता जा रहा है, वो इतना दिया है। एवरेज नेट फोर्स इतना है हमारे पास, एवरेज नेट फोर्स रिजिड सख्त फोर्स जो है हमारे पास इतनी है। इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम से करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि F इज इक्वल टू हमारे पास इतने के बराबर है। M जो है वो M की वैल्यू ये है, VF की इतनी दी गई है, VI की इतनी डिवाइड बाय टाइम हमें दिया गया है। आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड बाय टाइम होगा तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। जब आंसर निकलेगा तो ये हमारे पास नेगेटिव में दिया गया है जिसको हमने पॉजिटिव में करना है। तो हम
फोर्स हमारे पास ईस्ट में दी है, जब हम इसको वेस्ट में लाएंगे तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। प्लस में लिखेंगे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 7.2, हम पॉइंट भी लगा सकते हैं इनके दरमियान में, मल्टीप्लाई 10⁻⁴, हमने कहा था 1 2 3 10⁻³ आता है। तो अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 10⁻, मल्टीप्लाई 10⁻³ भी लिख सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 7.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ वेस्ट। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ टर्म को देखें, मोमेंटम को, तो इसी तरह हम लिखेंगे, वापस हमारे पास वही वैल्यू आएंगी। अब हमारे पास ईस्ट की आई हैं, जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 0.04 करेंगे, 40 सेकेंड करेंगे, तो हमारे पास जो है 45,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ईस्ट आएगा। जब ईस्ट को हम वेस्ट में लिखेंगे तो हम प्लस में लगाएंगे, जब प्लस में लगाएंगे इसको फोर्स इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं, 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वेस्ट। तो ये हमारे पास इस तरह भी आंसर आ सकता है। अगला हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को हम अगर वो करें कि अगर हमारे पास किसी सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, इस तरह से कोलाइड कर रहे हैं कि आपस में तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स उस पर नहीं लगाया जा रहा, इस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम इसको इस तरह ले लें कि हमारे पास एक बीकर है जिस पे हमारे पास अंदर तो फोर्स लग रही है लेकिन बाहर से कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही। ये एक बीकर है जिसमें हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, बाहर से इसके सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी इस सिस्टम पे जो है हमारे पास फोर्स नहीं लग रहा, मगर ये जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अगर किसी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं और आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन बाहर से इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो गैस जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दूसरी सिस्टम में हमारे पास दूसरी डिफिनेशन में, कि गैस इनक्लोज्ड अ कंटेनर इट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा हमारे पास गैस का, तब हमारे पास इसको आइसोलेटेड कह सकते हैं। अगर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर किसे कह सकते हैं कि ना बाहर से कोई हीट आ रहा है ना अंदर से कोई हीट जा रहा है, इसका टेम्परेचर वही का वही है जो पहले था, तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ, एक अगले न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।